मतलब एक तरीके से दो खराब जुड़वा बहनें हैं, उसमें एक ग्लोबल वार्मिंग है और एक ओशन एसिडिफिकेशन है। दोनों का कॉज और इफेक्ट सब सेम है, और अल्टीमेटली दोनों ही इस दुनिया को एक बुरे डायरेक्शन में, एक खराब डायरेक्शन में, खराब डायरेक्शन इन द सेंस हम अपने लिए बात कर रहे हैं, सर्वाइवल ऑफ द होल मैनकाइंड, उसको एक ये नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जाती हैं। तो वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम इसमें। तो हमारा हमारा पहला कंटेक्स्ट ये होगा कि हम ग्लोबल वार्मिंग को ठीक से समझें, क्या क्या होता है। थोड़ी चीजें पावर पॉइंट में आप देखते रहेंगे, एंड आई विल कीप ऑन स्पीकिंग अबाउट दोज थिंग्स। तो उससे क्लियर होता जाएगा कि क्या क्या करना है इसमें और कैसे आंसर्स लिखने हैं, क्या करना है। तो ये है। इसके बाद एक चीज इसमें है, डेजर्टिफिकेशन, है ना। डेजर्टिफिकेशन दो यूजुअली इसमें इन्वॉल्व नहीं करते, लेकिन हम जो चीज ले रहे हैं इसमें चार मेन टॉपिक्स लेंगे: ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओशन एसिडिफिकेशन और डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, समझ रहे हैं ना। जी सर। ग्लोबल वार्मिंग आप सब जानते ही हैं, ओजोन लेयर जानते ही हैं, ओशन का एसिडिफिकेशन यानी कि ओशन यानी ओशन वाटर्स जो हैं, समुद्री पानी जो है, समुद्री जल जो है, वो एल्कलाइन से एसिडिक की तरफ बढ़ता जा रहा है, और उस एसिडिफिकेशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या इम्पैक्ट होगा, वो सब डिस्कस करेंगे। डेजर्टिफिकेशन, डेजर्ट्स आर स्प्रेडिंग टुवर्ड्स द सिटीज, वो भी क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके क्या इम्पैक्ट्स हैं, वो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, डेजर्टिफिकेशन। अब इन चारों से रिलेटेड जितने भी कन्वेंशन, प्रोटोकॉल्स या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि कुछ एक्शंस हम ग्लोबल लेवल पे लेते हैं, ये प्रॉब्लम ग्लोबल है, ये प्रॉब्लम वैश्विक है, ये प्रॉब्लम पूरी पृथ्वी की है, ये किसी इंडिविजुअल कंट्री की नहीं है। तो इनको लेके जो एक्शंस होंगे ग्लोबल लेवल पर, जब तक नहीं होंगे, नेशनल एक्शन कुछ नहीं कर सकता है। तो there are international conventions, international protocols, and there are certain international institutions to deal with all these problems. Then the next is Indian efforts. ये पूरा जो क्लाइमेट चेंज के चार टॉपिक्स हैं, इसमें इंडिया के क्या एफर्ट्स हैं, नेशनल लेवल पे हम क्या क्या काम कर रहे हैं, वो भी डिस्कस करना होगा। तो अब हम क्लाइमेट चेंज वाले टॉपिक से अगर हम शुरू करते हैं इसको, तो पहली चीज जो हमें समझनी होगी कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट समझना होगा। तो ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल कि इस लैंड पर द ह्यूमन दिस प्लेनेट अर्थ, human being is the most dominant species, and it has got the capability to change the things on this planet because we control the things on the planets. Try to control, कंट्रोल करता है ऐसा कहना भी एक अजीब सी चीज है, कर तो नहीं पाता है। कंट्रोल करने की कोशिश करता है, कब तक कर पाएगा, who knows, he may be wiped out, एक्सटिंक्ट भी हो सकता है ह्यूमन बीइंग अपनी इन्हीं कंट्रोल करने की और अपने आप को डोमिनेंट स्पीसीज समझने की आदत से। In the end, it may lead to wipe off or extinction of the human species, and no doubt you must be seeing many other species are getting extinct. बहुत सारी स्पीसीज हमारी वजह से एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, खत्म होती जा रही हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि व्हेन वी मे लूज आवरसेल्व्स आल्सो, हम भी न रहें। तो एक चीज हम अच्छे से जानते हैं कि जितने लिविंग एनिमल्स हैं और जितने लिविंग प्लांट ऑर्गेनिज्म है, लिविंग प्लांट ऑर्गेनिजम्स का एक ही रोल होता है, सनलाइट की एनर्जी को फोटोसिंथेसिस नाम की प्रक्रिया के थ्रू वो लोग टैप करते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, दैट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर H2 मिल के ग्लूकोज बनाते हैं, जिसको C6H12O6 कहते हैं, प्लस ऑक्सीजन रिलीज होती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का कंजम्पशन करता है प्लांट और ऑक्सीजन का निकास करता है, उत्सर्जन करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है
ऑक्सीजन दे देता है। ह्यूमन बीइंग और बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, जो एनिमल्स हैं, वो ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाने का रोल एनिमल्स का है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर लेने का रोल प्लांट्स का है, और ऑक्सीजन रिलीज कर देने का। तो एक बात समझ में आ गई कि जितने एनिमल्स हैं, दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट प्लांट्स। प्लांट और एनिमल दोनों का होना ही नेचर को बैलेंस करता रहता है। अब ये हम देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक फिक्स लेवल तो रहता है पृथ्वी पे, उसको पार्ट्स पर मिलियन में देखते थे, पीपीएम में। वो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल धीरे 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 विद द ह्यूमन विद द इंडस्ट्रियलाइजेशन और रोड ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें हम देखते रहे, ये करते करते कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने लगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो 320 रहा करता था वो 400 के आसपास पहुंच गया। 30% लगभग ग्रोथ हो गई इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स में। तो एक फिनोमेना हो रहा है उसी के चलते, जिसको कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रोल सबसे ज्यादा है। अब वो रोल क्यों ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा क्या कर देती है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो आप इसमें पहला वाला जो पीपीटी है उसको देखिए। इसमें आप देख रहे हैं कि सन is throwing light on this planet. Most of the light is reflected and absorbed by the upper atmosphere. कुछ 25% के करीब रिफ्लेक्ट हो गई अर्थ के सरफेस से वापस, वो यूज नहीं हुई अर्थ में, इट इज रिफ्लेक्टेड। जितना ब्राइट अर्थ का सरफेस होगा उतनी ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्टिंग पावर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज एल्बिडो। एल्बिडो में मेजर किया जाता है, सॉरी, एल्बिडो एक यूनिट होती है जिसमें किसी भी सरफेस की रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी को मेजर किया जाता है। तो अर्थ भी सन की सारी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, उसको रिफ्लेक्ट कर देती है काफी पोर्शन को, कुछ अपर एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो कुल मिला के जो विजिबल लाइट, जो येलो वाला एरो आपको दिख रहा है, तो 55%, 55% के करीब लाइट अर्थ के सरफेस तक पहुंचती है। उसमें से जो 55% पहुंचती है वो एब्जॉर्ब होती है अर्थ के सरफेस पर। एब्जॉर्ब होने के बाद दैट इज री रेडिएटेड, अर्थ के सरफेस से फिर रेडिएट होगी। वो अर्थ के सरफेस से जो रेडिएट होगी, कहाँ होगी, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जाएगी, वापस ट्रांसमिट होके, लाल वाले एरो से आप देख रहे होंगे, बड़ा वाला लाल एरो, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। दो, अब जैसे आप विजिबल लाइट को देखते हैं तो विजिबल लाइट में एक विबज्योर होता है, वॉयलेट लाइट, यानी जो परा बैंगनी किरणें होती हैं उनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो ये विजिबल लाइट आई, और इंफ्रारेड मतलब रेड के भी पार, रेड लाइट से भी जो बड़ी वेवलेंथ होती है दैट इज री रेडिएटेड। इसकी इसकी क्या है, वेवलेंथ लॉन्ग होती है। तो ये वाली रेज वापस जा रही हैं अर्थ से री रेडिएट होके। हीटेड सरफेस ऑफ अर्थ है, कोई भी हीटेड सरफेस अगर रेडिएट करता है कुछ, यानी कि उसकी तरफ से कुछ गर्मी निकलती है, तो दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। यानी कोई एक गर्म तपा हुआ कोई भी एक गोला है, उसमें से कुछ रेडिएशन होगा, किसी भी गर्म वस्तु को आप अपने पास रखेंगे तो यू विल फील द हीट, करेंगे ना उसे, समझ रहे हैं आप? जी आर सर। ऑल ऑफ यू लिसनिंग टू मी? हाँ यस सर। हाँ। तो किसी भी गर्म सरफेस से कुछ किरणें निकलेंगी, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। तो वो जो वापस इंफ्रारेड रेडिएशन जा रहा है, उसमें से इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने का काम एटमॉस्फेरिक गैसेस करती हैं। एटमॉस्फेयर में कुछ बहुत सारी गैसेस होती हैं जो उसको रीअब्जॉर्ब करने का काम करती है। उसको रीअब्जॉर्ब करने से क्या होगा कि पृथ्वी के चारों तरफ का जो तापमान है थोड़ा सा
बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 1 मिनट बताते हैं। हाँ, तो मेरी बात सुन रहे हैं आप? इसमें क्या है कि इंफ्रारेड रेडिएशन जो लॉन्ग वेवलेंथ है, जो किसी भी गर्म सरफेस से आसमान की तरफ जा रही है या एटमॉस्फेयर की तरफ जा रही है, दैट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय सर्टेन गैसेस। वो गैसेस कौन कौन सी होती हैं जो इस एब्जॉर्प्शन को करने का काम करती हैं? ऐसा एब्जॉर्प्शन करने से अर्थ का तापमान, पृथ्वी का तापमान 18 मतलब करीब करीब आपने देखा होगा कि अगर ये बोला जाता है कि अगर ये गैसेस हमारे वातावरण में या एटमॉस्फेयर में न होती या ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट न होता तो पूरी पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर -18 डिग्री सेंटीग्रेड होता। लेकिन अब आप देखते हैं -18 एवरेज तो नहीं होता है। हमारा एवरेज तापमान करीब करीब ऐसा ही होता है कि ऊपर का 15 से 20 के बीच में मान के चलिए। ना सारे पोलर वगैरह रीजन्स का सब निकाल लें तो 15 से 25 के बीच में ही हमारा एवरेज तापमान आ जाता है पृथ्वी का। और ऐसा नहीं होता ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो हमारा तापमान जो था पृथ्वी का -18 डिग्री सेंटीग्रेड होता और कुछ भी नहीं होता पृथ्वी पे। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है बेसिकली अर्थ पे लाइफ के सर्वाइवल में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन अगर यही गैसें जो इस इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने का काम कर रही थी, यही गैसेस या तो कम हो जाएं या बढ़ जाएं, तो अर्थ का तापमान, पृथ्वी का तापमान बदलेगा। तापमान बदलने से सब कुछ बदलेगा, बाकी चीजें भी बदलेंगी। तो इसी को मेजर जो है क्लाइमेट चेंज का एक रीजन माना जाता है। अब हम आगे चलते हैं कि यहां पर जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे डोमिनेंट ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? क्या कोई बता सकता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, एनीबडी एल्स? वाटर सर वेपर। मीथेन। एनीबडी एल्स? सर जलवाष्प भी होती है। राइट, वाटर वेपर। वो राइट, जिसने जल वाष्प बोला, दैट इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको ये दे दिया जाए ऑप्शन किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, इसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, कि इनमें से सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सी गैस है, और उसमें H2O भी लिखा हो, CO2, CH4, NO, नाइट्रस ऑक्साइड सब लिखा हो, तो देन योर आंसर शुड बी वाटर वेपर। लेकिन वाटर वेपर जो है बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, वो एक सर्कुलेशन के फेज में रहता है वाटर साइकिल के, वो डिस्टर्ब नहीं करता है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को, उसको पर्टर्ब नहीं करता है, उसको अव्यवस्थित नहीं करता है। यार मान सकते इसको बैलेंस करने का काम करता है जलवाष्प। जलवाष्प तो एक नॉर्मल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है। यस। नॉर्मल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के चलते, नॉर्मल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी कि ओशंस का वाटर एवेपोरेट हो रहा है, बादल बन रहा है, बरस रहा है, वो एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल चल रही है। लेकिन हम ये कहें अगर कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को के कॉजेशन में सबसे डोमिनेंट कौन है, तो वो वाटर वेपर का सबसे ज्यादा रोल होता है। आई थिंक 25 to 45% रोल वाटर वेपर का होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। लेकिन जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है, जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरे गैसेस आ जाते हैं। तो अगर हम कहेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल है, तो देन दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज relatively long lived in the atmosphere and is responsible for the major changes in the climate.
यहां पे ये वाली बात आती है। तो ऑप्शंस हमें देखने होंगे। अगर ऑप्शंस में H2O भी है और क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि जो नॉर्मल ग्रीन हाउस गैस है उनमें सबसे ज्यादा डोमिनेंट कौन सी है एटमॉस्फेयर में, तो देन H2O इज द आंसर। अगर आपके पास आता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल, देन CO2 इज द आंसर। ठीक है, तो अब इसमें हम देखते हैं कि रेस्पेक्टिव सेक्टर्स से, ये एक नेक्स्ट स्लाइड देखिए। आर यू एबल टू सी दैट? Yes, sir. यस सर। तो अब आप देखिए इस स्लाइड में आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि अगर हम यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस में इस वक्त जो एटमॉस्फेयर में जो कंसंट्रेशन है, जो ह्यूमन बीइंग जिसकी वजह से डिस्टर्ब कर सकता है ग्रीन हाउस गैस को, तो 82% रोल है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गैस नंबर 2 इज मीथेन, नंबर 3 इज नाइट्रस ऑक्साइड, एंड देयर आर अदर फ्लोरिनेटेड गैसेस। अब हम इसमें बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल कौन है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आई मीन ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के लिए जो सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, नंबर 1। ये भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी कि इनमें से सबसे ज्यादा कौन रेस्पॉन्सिबल है। इलेक्ट्रिसिटी इसलिए क्योंकि बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं हमारे, वो फॉसिल फ्यूल यानी कि कोयले वगैरह से जो है हम ज्यादातर जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी है जनरेट करते हैं, उसी के चलते हमारा जो एमिशन है कार्बन डाइऑक्साइड का वो बढ़ जाता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का मेजर सोर्स ऑफ एमिशन या उत्सर्जन वो है आपका फॉसिल फ्यूल बर्निंग। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए आप बहुत यूज कर रहे हैं उसको, तो उससे क्या होगा कि 82% जो उसका उसका कंट्रीब्यूशन जो है 32% है इन सब में। स्पेशली आप देखें नंबर 2 पर ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है। ट्रांसपोर्टेशन भी फॉसिल फ्यूल बहुत ज्यादा कम कंज्यूम हो रहा है क्योंकि सब डीजल पेट्रोल पे चल रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो ना के बराबर है। 20% इन्होंने इंडस्ट्री को रोल दिया और 10% एग्रीकल्चर को रोल दिया, 10% कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को रोल दिया, क्योंकि कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में भी बहुत ज्यादा एमिशंस होते हैं कंस्ट्रक्शन के दौरान भी और कंस्ट्रक्शन के बाद भी, और उनको रनिंग प्रोसेस में भी रखने के लिए बिल्डिंग्स को। तो ओवरऑल हमने सबका कंट्रीब्यूशन देख लिया। ये चार्ट बड़ा ही इंफॉर्मेटिव है, ये वाला जो डायग्राम है, इसमें आपको दो चीजें एक साथ पता लग रही हैं। इसमें आपको ये भी पता लग रहा है कि विच इज द मोस्ट डोमिनेंट ग्रीन हाउस गैस एंड विच इज द मेजर सेक्टर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। एक दूसरा क्वेश्चन और कभी कभी आ जाता है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर से कौन सी सबसे ज्यादा डोमिनेंट निकलती है गैस, एग्रीकल्चरल सेक्टर स्पेशली। कैन एनीबॉडी टेल? Methane. मीथेन, इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी लोगों को कि ये मीथेन है या नाइट्रस ऑक्साइड है। इंडिया की कंडीशंस में देखा जाए तो इंडिया के कंटेक्स्ट में एक तो ग्लोबल कंटेक्स्ट हो गया, ग्लोबल कंटेक्स्ट में मीथेन नंबर 2 है, लेकिन एग्रीकल्चरल सेक्टर में नाइट्रस ऑक्साइड नंबर 2 है। कैन एनीबॉडी टेल द रीजन? एग्रीकल्चरल सेक्टर में नाइट्रस ऑक्साइड का डोमिनेंट ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होने का, यानी कि इसके बारे में अभी का डाटा है कि इट हैज रिप्लेस्ड मीथेन फ्रॉम पोजीशन नंबर 2 इन कंटेक्स्ट ऑफ एमिशन फ्रॉम द एग्रीकल्चरल सेक्टर। पहले मीथेन नंबर 2 हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे हमने फर्टिलाइजर्स की खपत बढ़ा दी, क्योंकि ज्यादातर फर्टिलाइजर्स हमारे नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स होते हैं, यूरिया कंजम्पशन ज्यादा होता है, तो फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन में और फर्टिलाइजर के एप्लीकेशन के बाद जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट एग्रीकल्चरल सेक्टर का प्रोडक्शन होगा वो नाइट्रस ऑक्साइड होगा। अगर हम सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर को देखें, है ना, मेरी बात को अलग अलग करके देखिएगा,
overall production of greenhouse gas effect. Okay, number 2 is methane. But if we say कि एग्रीकल्चरल सेक्टर से सबसे डोमिनेंट ग्रीन हाउस गैस कौन सी होगी, तो मोस्ट डोमिनेंट इज अगेन कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 इज नाइट्रस ऑक्साइड एंड नंबर 3 इज मीथेन. आ गया समझ में आपके? जी सर. हाँ, अब आगे चलते हैं. इसमें एक स्लाइड ये देखिए नीचे, एनुअल ग्रीन हाउस एमिशंस बाय सेक्टर. ये वही वाली स्लाइड है बेसिकली, लेकिन आप इसमें थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं दिस ग्रीन इज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. चलो नंबर 1 2 3 ऐसे करते हैं इसको, है ना, दैट विल बी बेटर. नंबर 1, ऑल ऑफ यू विल स्पीक. Electric power station. इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस. नंबर 2, इंडस्ट्रियल प्रोसेस. इंडस्ट्री प्रोसेस. हमें नंबर 2 पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्रियल प्रोसेस में मतलब कंफ्यूजन हो जाता है. जो पिछली वाली हमारी स्लाइड थी दैट वाज टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में कभी कभी क्या है कि वो क्लब कर देते हैं चीजों को, है ना. फॉसिल फ्यूल, रिट्रीवल, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी इसमें क्लब कर दिया, तो हो गया ये ट्रांसपोर्टेशन ऊपर इंडस्ट्रियल के. तो ट्रांसपोर्टेशन को ही हमें नंबर 2 मान के चलना है, इंडस्ट्रियल को नंबर 3 मान के चलना है. ठीक है, समझ रहे हैं ना? आई एम सेइंग इट शुड नॉट यील्ड टू एनी कंफ्यूजन. एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, उसके बाद अच्छा, अब हम सेक्टर वाइज देखते हैं. इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन के लिए सबसे डोमिनेंट सेक्टर कौन सा होगा? सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, नथिंग एल्स. इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन. वेरी राइट. मीथेन के प्रोडक्शन के लिए सबसे डोमिनेंट फैक्टर कौन सा होगा? एग्रीकल्चर. राइट. एग्रीकल्चर. नाइट्रस ऑक्साइड के प्रोडक्शन के लिए सबसे डोमिनेंट सेक्टर कौन सा होगा? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. राइट. इसमें एक चीज देखिए, नंबर 2 फैक्टर क्या है नाइट्रस ऑक्साइड के प्रोडक्शन के लिए? नंबर सर, 2. लैंड यूज एंड बायोमास बर्निंग. ओके, गुड. लैंड बायो. ये हमने देखा कि ओवरऑल जो एग्रीकल्चरल या जो भी फॉरेस्ट्री टाइप की एक्टिविटीज हैं, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोडक्शन. और नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोडक्शन एग्रीकल्चरल सेक्टर में इट हैज ऑक्युपाइड द नंबर 2 पोजीशन इन कंटेक्स्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट्स. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और अब हम आगे इसमें डिस्कस करते हैं. वी आर बेसिकली वर्किंग ऑन कंसेप्ट, अभी हम मेन टॉपिक पे नहीं आए हैं. तो एक तीसरा वाली चीज हम देखेंगे इस वाली स्लाइड में. ये देखिए, अब कीलिंग कर्व का नाम सुना है किसी ने? कीलिंग कर्व. कीलिंग कर्व सबसे, ये रॉबर्ट कीलिंग नाम के बड़े अच्छे साइंटिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट हुए. इन्होंने सबसे पहले 1958 में मोना लोआ हवाई स्टेशन है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मॉनिटरिंग शुरू की. अब उस स्टेशन पर कार्बन डाइऑक्साइड की सीजनल और ईयरली मॉनिटरिंग होती रही. 1958 से लेके अभी 2020 तक भी वो चल रही है. And we are seeing a consistent rise in the carbon dioxide concentration in parts per million. आप देख रहे होंगे पिक्चर में 310 से 420 तक पहुंच गया. 420 नहीं, मतलब 418 407 शायद ऐसा कुछ था पिछले साल. तो आप देख रहे हैं कि देयर इज ए कंसिस्टेंट इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड देयर इज ए प्रोपोर्शनेट राइज इन global temperature also. Proportional rise in sea level. अच्छा, एक चीज और आप इसमें देख रहे होंगे, कर्व के ऊपर एक छोटा सा कर्व और बना हुआ है. जी सर. है ना, छोटा सा कर्व बना हुआ है. उसमें ये दिख रहा है आपको कि जो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है, मतलब ये जिगजैग बना हुआ है ना, लाइन जो है जिगजैग 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 जिगजैग. आप इसको प्रेजेंट करेंगे, यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स फॉर कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ द थिंग. अगर आपने किसी ने भी कीलिंग कर्व बना दिया किसी ग्लोबल वार्मिंग के क्वेश्चन में या किसी भी क्लाइमेट चेंज के क्वेश्चन में, यू विल रिसीव अप्रिशिएशन फ्रॉम दैट साइंटिस्ट और दैट एनवायरमेंटलिस्ट हु इज चेकिंग इट. क्योंकि रॉबर्ट कीलिंग को सब बहुत हाई रिगार्ड में रखते हैं.
इसी वजह से कि देखिए कितना कंसिस्टेंट मॉनिटरिंग हुई है। अब इसमें ये जो जिगजैग देख रहे हैं, दिस जिगजैग इज बेसिकली दिस थिंग, सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशंस कहने का मतलब ये है कि प्लांट्स जो है in the summer season the CO2 level comes down। क्यों डाउन हो जाता है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है, लाइट्स ज्यादा, जो 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 इंसिडेंट रेडिएशन है या लाइट है वो ज्यादा आएगी, तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी तो क्या होगा? एनीबडी? CO2 का लेवल डिक्रीज हो जाएगा सर। CO2 का लेवल डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को टैप कर लेंगे प्लांट्स, उसको सिक्वेस्टर कर देंगे, बायो सिक्वेस्टरिंग बोलते हैं उस चीज को। कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेंगे और उसका क्या बना देंगे? ऑक्सीजन। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेंगे और वाटर से कंबाइन करके उसका ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना देंगे। ठीक है, वाटर तो पृथ्वी से ले रहे हैं, धरती से वाटर ले रहे हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, और प्लांट फूड बन रहा है, उससे ग्लूकोज बन गया, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन मिल गई, ऑक्सीजन हमारे काम आ गई, खाना भी हमारे काम आ गया, ये सारे एनिमल्स के काम आ गया। तो आप ये देखते हैं कि एक ही ग्लोबल फ्लक्चुएशन होता है ना। पृथ्वी ज्यादा हरी होती है, हरियाली ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है, और ऐसा हर सीजन में होता चलता है। इसीलिए कर्व ऐसे जिगजैग 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 जा रहा है, बिकॉज देयर आर सीजनल वेरिएशंस। इससे ये पता लगता है हमें कि पृथ्वी कितनी जीवंत है। हम लोग नॉन लिविंग लिविंग ये क्लासिफिकेशन करते रहते हैं बायोलॉजी में, लेकिन एज ए होल आप देखेंगे तो कितनी जीवंत गतिविधि है ये। ठीक वैसे ही जैसे हमारे दिल की धड़कन है ना, धड़कन आई गई, श्वास आई गई, इसी तरह से पृथ्वी ग्रीन हुई, CO2 कम हुई, पृथ्वी लेस ग्रीन हुई, CO2 बढ़ी। तो ऐसी ही ये चलती रहती है गतिविधि, और ये मोना लोआ हवाई लेबोरेटरी में इसको ऐसे स्टडी किया गया। तो आप देख रहे हैं कंसिस्टेंट राइज है, और हम 310 पर थे और हम करीब करीब 100 इंक्रीज कर चुके हैं। अच्छा, अब एक चीज ये होती है कि चलो ग्लोबल वार्मिंग तो हो रही है, अब इसके इम्पैक्ट्स क्या क्या होंगे, क्या हो रहा है आखिर, ये क्या करने जा रही है हमारे लिए। तो एक इसमें फेनोमेना आता है जिसको बोलते हैं हॉट हाउस अर्थ क्लाइमेट। आजकल बड़ा डिस्कशन में है ये। समटाइम्स आई हैव सीन क्वेश्चंस आल्सो ऑन दिस, नॉट इन UPSC, लेकिन ये जो जितने टेस्ट सीरीज वगैरह होते हैं उनमें काफी क्वेश्चंस हमारे पास लेके बच्चे आते हैं। देखो अब आप इसको समझने की कोशिश करो, है ना। हॉट हाउस अर्थ क्लाइमेट विल बी ए सिचुएशन कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ or the global temperature will reach at a stage when there will be no looking back। वो फिर बढ़ता ही जाएगा, एक बार आप उस टिपिंग पॉइंट पे पहुंचे तो देन इट विल स्टार्ट राइजिंग वेरी फास्ट। आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड को क्रॉस करने के बाद 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और फिर 5, ऐसा होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। Some claims even say कि within 100 years of, जैसे ही आप 2 डिग्री सेंटीग्रेड रीच करेंगे उसके within 100 years you will reach above 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो you can say कि by 2200 or 2300 we will have this hot house phenomena on this earth, when the earth would have reached a temperature or global rise in temperature beyond the tipping point। अब आप देखिए इसमें जी, ये जो येलो वाले हैं सबसे पहले ये आइस शीट जाएंगे, ग्रीनलैंड आइस शीट पिघलेगी, फिर आर्कटिक जो पोलर रीजन, हम आर्कटिक पोल्स की बात कर रहे हैं, ये जाएगी, फिर एल्पाइन ग्लेशियर्स जाएंगे, जितने कोनीफेरस फॉरेस्ट्स के आसपास ग्लेशियर्स हैं वो जाएंगे, वेस्ट की अंटार्कटिका आइस शीट जाएगी, वेस्ट अंटार्कटिका, कोरल रीफ्स खत्म होंगे,
उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा, बोरियल फॉरेस्ट जाएंगे। बोरियल फॉरेस्ट यानी कि जो एल्पाइन के नीचे वाला जोन है, कोनिफर फॉरेस्ट जो होते हैं वो जाएंगे। ये क्लाइमेटिक चेंजेस होंगे, जेट स्ट्रीम, अल नीनो चेंजेस, अमेजन रेन फॉरेस्ट विल बी अफेक्टेड, thermohaline circulation will be affected, Indian summer monsoon will be affected. Next stage you can see Arctic winter ice will go, permafrost, ऐसी ice जो कभी पिघलती नहीं है, permafrost will be thawed, will start melting. East Antarctica sheet, बढ़ेगा. Then the whole of the coastal regions and the islands will be inundated, they will be flooded. तो ये सारी चीजें होंगी. अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब हम इसको डिस्कस करते हैं तो वी गिव इन ए चार्ट फॉर्म व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. तो यू कैन सी दिस cause and effect of climate change. Are you able to look at this next slide, all of you? Yes, sir. हाँ. तो आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा ना कभी भी, there may be a question sometime in mains or sometimes you may have to write a essay or something. तो इन चीजों को आपको याद करके चलना होगा, है ना, जो रटना होता है जिसको कहते हैं. हॉट हाउस अर्थ क्लाइमेट, ये फेनोमेना पता होना चाहिए, कीलिंग कर्व पता होना चाहिए, एमिशंस बाय सेक्टर पता होने चाहिए, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं, किसका कितना % रोल है पता होना चाहिए, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट का कॉजेशन क्या है, जो साइंटिफिक बेसिस है ग्रीन हाउस का वो क्या है. बेसिकली ग्रीन हाउस आप सब लोग जानते हैं क्या होता है. क्या होता है ग्रीन हाउस, एनीबडी? Sir, trapping of heat radiation after re-radiation of energy. हाँ, इसमें क्या होता है कि हम कुछ प्लांट्स को ग्रो करने के लिए ग्लास हाउसेस बनाते हैं. तो ग्लास हाउसेस में क्या होता है, लाइट तो आ जाती है, हीट तो आ जाती है, ठीक है, लाइट तो ट्रेवर्स कर जाएगी ग्लास के थ्रू, जी सर, फिर ट्रैप हो जाती है हीट लेकिन. ट्रैप हो गई क्योंकि विंड सर्कुलेशन है नहीं. तो इस वजह से जिन प्लांट्स को हीट की जरूरत होती है, लाइट और हीट की, उनको हम जल्दी ग्रो कर लेते हैं इससे, ग्रीन हाउस गैस के थ्रू, है ना. तो उसमें क्या है कि ट्रैप हो गई, फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी उसके अंदर अंदर बढ़ जाती है. तो एक फेनोमेना होता है कार्बन फर्टिलाइजेशन वाला भी, वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे, है ना. तो अभी आप देखो, ये वाला चार्ट आपको पता होना चाहिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट. इसमें आप इसके कॉजेज देख लीजिए, क्या क्या कॉजेज हैं. रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन्होंने पहला लिखा है, लेकिन आप उसी सीक्वेंस में चलेंगे ना तो अच्छा रहेगा आपके लिए, कि पहले एनर्जी. क्यों? क्योंकि एनर्जी जो हम जनरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी पावर के थ्रू, उसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है. फिर आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर ले लीजिए, फिर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन ले लीजिए, फिर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, डिफॉरेस्टेशन और रिसोर्स डिप्लेशन, पॉल्यूशन, बाद में आप ये सब भी डाल सकते हो, कंज्यूमर प्रैक्टिसेस वगैरह. अच्छा, अब आप ये देखिए, इसमें 3 मुश्किल से 6 दिए गए हैं इसमें. इनको आप 6 इसलिए दिए गए कि आप याद कर सकें. मेन है ये. Temperature will rise, sea level will rise, unpredictable weather patterns will be there, increase in extreme weather events, यानी कहीं साइक्लोन है, कहीं स्टॉर्म है, कहीं एक्सेसिव रेनफॉल है, कहीं ड्रॉट है, ठीक है, ये सब चीजें, कहीं एक्सट्रीम कोल्ड इवेंट्स हैं. तो ऑल दीज थिंग्स यू विल सी. लैंड डिग्रेडेशन, लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी आप देखेंगे, क्योंकि एक फेनोमेना हम देख रहे हैं कि इवन इंडिया में भी अभी स्टडी हुई थी कि टाइगर्स विच वर फाउंड इन ऑल द लोकेशंस थ्रू आउट इंडिया, चाहे वो रणथंबोर हो या चाहे वो आपके एकदम हिली रीजन्स हो, कुमायूं और नैनीताल साइड के, तो टाइगर्स हर जगह मिलते थे. लेकिन रिसेंटली विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर इट हैज बीन सीन
कि टाइगर्स का डिस्ट्रीब्यूशन उत्तराखंड और नेपाल की तरफ बढ़ रहा है और हमारी इधर की तरफ प्लेन्स की तरफ कम हो रहा है। तो वाइल्ड लाइफ विल रिसीड, धीरे धीरे करके माइग्रेशन होगा, जहां जहां टेम्परेचर बढ़ेगा वहां वहां से अपने हिसाब का टेम्परेचर ढूंढते हुए वो स्पीसीज उधर चली जाएगी। तो ग्रेजुअली क्या है कि हैबिटेट रेंज लिमिटेड होगा, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होगा, और उनका जो होम टेरिटरी और रेंज है, होम रेंज है, वो लिमिट हो जाएगा। उसके लिमिट होने के बाद श्रिंक होगा वो धीरे धीरे, एंड देयर विल बी एनॉर्मस लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। अब लास्टली हम देखते हैं व्हाट आर द सोशल इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। सोशल इंपैक्ट्स में आजकल जो हम सबसे ज्यादा देखते हैं ना, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डिजीजेस। तो क्या हो गया है कि एक मेजर फेनोमेना, मतलब उस पर मुझे लग रहा है कि मतलब इफ आई वुड हैव बीन देयर तो मैं एनवायरनमेंट में एक 10 नंबर का वो 150 वर्ड्स का क्वेश्चन दे देता इस चीज पर, है ना, कि देयर हैज बीन ए रिसेंट इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ डिजीजेस इन द पर्सपेक्टिव ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। डिस्कस 150 वर्ड का वो 150 वर्ड का एक क्वेश्चन दे देंगे 10 नंबर का एनवायरनमेंट में। बड़ा आसान क्वेश्चन है और बड़ा अच्छे से आप आंसर कर सकते हैं इसको। तो यू कैन से कि क्लाइमेट, मतलब विद द एडवेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज व्हाट इज हैपनिंग, क्योंकि द डिस्टेंस बिटवीन द फॉरेस्ट्स एंड द ह्यूमन बीइंग्स इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो सर्टेन डिजीजेस व्हिच यूज्ड टू रिसाइड इन द फॉरेस्ट्स इन डिफरेंट स्पीसीज, लाइक कोई चीज बैट में है या किसी बर्ड में है या किसी और वाइल्ड एनिमल में है, तो विद द डिक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड द फॉरेस्ट एनिमल्स, तो देयर इज ए इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ दोज डिजीजेस जो एनिमल्स में होती थी वो ह्यूमन बीइंग में आ सकती हैं। जैसे अभी हम देख रहे हैं कोरोना वायरस, इससे पहले आपने केरल में एक सुना होगा नीपा वायरस, जो कि फॉरेस्ट बैट्स में मिलता था। With the advent of urbanization, deforestation, what happened? Those bats started living in the human habitations. वहां के वेल में रहने लगे या किसी एक खंडर में रहने लगे। धीरे धीरे करके वो उसका किसी से ह्यूमन कांटेक्ट हुआ और नीपा वायरस, डेडली वायरस, 60 to 70% मॉर्टेलिटी थी इसकी केरला में। वो तो केरला गवर्नमेंट ने इसको बहुत जल्दी कंट्रोल कर लिया था, और द मॉर्टेलिटी वाज 50-60%। कैन यू इमेजिन द हैवॉक? अगर ये पूरे देश में फैलती तो हैवॉक सोचो आप कितना होता, क्योंकि कोरोना वायरस की मॉर्टेलिटी इज जस्ट 1.7%, एंड यू कैन सी क्या हो रहा है। सब कुछ बंद हो जाता है। 50-60% मॉर्टेलिटी वाले वायरस भी एग्जिस्ट करते हैं फॉरेस्ट्स में। दूसरी चीज ये होती है कि जैसे सपोज एक बैट को एक वायरस इन्फेक्ट करता है, तो जब वो बैट निकल के आता है स्ट्रेस में, आउट ऑफ स्ट्रेस, व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम द फॉरेस्ट इनटू द ह्यूमन हैबिटेशंस, व्हाट विल हैपन? इट विल कैरी ए मच हायर वायरल लोड, और वो अपने फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को छोड़ के इट विल स्टार्ट, फॉरेस्ट के रिसोर्स तो आपने छीन ली, तो देन इट विल स्टार्ट अटैकिंग योर रिसोर्सेज। आपके फ्रूट बैट है तो आपके फ्रूट, आपकी वेजिटेबल्स। अगर वो सेंग्विवोरस बैट है, खून वून चूसने वाला बैट है, तो देन इट विल इन्फेक्ट योर पेट एनिमल्स। तो ऐसे कर करके जो ह्यूमन और फॉरेस्ट स्पीसीज का इंटरफेस है दैट इज लॉस्ट, द डिस्टेंस इज लॉस्ट, वो बैरियर खत्म हो गया है। तो वो हायर वायरुलेंस में, हायर नंबर में पैथोजेंस लेके आपकी सोसाइटी में आएगा, डिजीज ट्रांसमिशन ज्यादा होगा। दूसरी तरफ आप चारों तरफ देखेंगे ड्रॉट है, फ्लड है, ये भी कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा करते हैं कि जिससे कि एपिडेमिक्स, यानी कि जो महामारी और बीमारियां होती हैं वो तेजी से फैलती हैं। लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, कोई भी कैलेमिटी होती है तो वाटर कंटामिनेट हो जाते हैं, तो this will increase, people will be displaced, poverty will be enormous, livelihoods will be lost. Consequent to loss of livelihoods, you will find hunger, malnutrition, and on the global level there will be food and water shortage. तो ये सारे इफेक्ट्स आपको दिखने वाले
हैं। एक छोटी सी चीज और डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल कंटिन्यू अबाउट द क्लाइमेट चेंज इन आवर नेक्स्ट क्लास। अब क्लाइमेट चेंज एक्शन में हमें नेशनल, अभी जैसे हमने शुरुआत की थी तब हमने बात की थी कि वी विल टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज एक्शन एट द इंटरनेशनल लेवल एंड द नेशनल लेवल। तो इंटरनेशनल लेवल से हम बात करेंगे क्योंकि नेशनल में बहुत ज्यादा नहीं है बताने के लिए, स्टिल वी विल टॉक अबाउट इट। तो क्लाइमेट चेंज एक्शन शुरू हुआ 1992 में। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं UNFCCC। तो सबसे पहले हमारा कन्वेंशन बना 1992 में, टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस कंसेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। ये वाली स्लाइड देख पा रहे हो ना आप सब लोग? Yes. सर। हाँ, तो 1992 में सबसे पहला स्टेप था UNFCCC का आना। 1992 एनवायरनमेंट के कंटेक्स्ट में बड़ा ही लैंडमार्क ईयर है। दो और इंपॉर्टेंट कन्वेंशन आए थे इसी टाइम। कैन एनीबडी टेल मी? Sir, Rio Summit. Rio Summit was there, that is also called as Earth Summit. It happened in 1992. You are absolutely right. लेकिन दो और important convention आए थे UNFCCC के साथ. They are also called as sister conventions to UNFCCC. What are those? सर एक मरुस्थलीकरण पे था और एक जैव विविधता पर था। एक किस पे था? मरुस्थलीकरण मतलब राइट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और एक सर जैव विविधता पर था। जैव विविधता, यूएन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी भी इसी समय आया था 1992 में। और यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बाट डेजर्टिफिकेशन, जो मरुस्थलीकरण बोल रहे हैं, वो भी इसी समय आया था। तो ये बड़ा लैंडमार्क ईयर माना जाता है 1992 एनवायरनमेंट के कंटेक्स्ट में। 3 इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस कम एट दिस टाइम। अब उसके बाद बात हुई क्योटो प्रोटोकॉल की। क्योटो प्रोटोकॉल आया आपका 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल कि इम्प्लीमेंट क्योटो प्रोटोकॉल का कमिटमेंट था 12। क्योटो प्रोटोकॉल को हम डिटेल में डिस्कस हमारा ये है। तो हम पेरिस के अंदर चल रहे हैं इसमें, और 5 ईयरली ग्लोबल स्टॉक टेकिंग चल रही है कि 5 साल में किसी भी देश ने क्या प्रोग्रेस की। पहले हम टारगेट्स दे रहे थे देशों को क्योटो में कि कितना % ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन करना है। अब हम नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस पर बात कर रहे हैं कि भाई आप अपने अपने कंट्रीब्यूशन डिटरमाइन करो कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने में या कर्ब करने में आप क्या करोगे। आप अपने कंट्रीब्यूशंस बताओ और उनको आप फुलफिल कर रहे हो और नहीं कर रहे हो। उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक ग्लोबल स्टॉक टेकिंग होगी, मतलब वैश्विक स्तर पे देखा जाएगा कि उस देश ने जो कमिटमेंट किए थे वो पूरे किए या नहीं किए। बाइंडिंग कुछ नहीं है, बाइंडिंग नहीं है इसमें कुछ। ये सेल्फ कमिटमेंट वाली बात है कि अगर इंडिया ने कमिट किया है कुछ तो इंडिया शुड डिक्लेयर इट्स प्लान कि जो कमिटमेंट किए हैं उसको इंडिया कैसे पूरा करेगा। क्या नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस यानी कि एनडीसी, उनको शॉर्ट में एनडीसी बोला जाता है, क्या एनडीसी है इंडिया के, और उनको अचीव करने के लिए इंडिया किस रास्ते पर चल रहा है और कहां तक जाएगा। इसको इसकी हर 5 साल में समीक्षा होगी, जिसको कहेंगे ग्लोबल स्टॉक टेकिंग एवरी 5 ईयर्स। ठीक है, तो हम दोनों चीजों को यूनाइटेड नेशंस जो UNFCCC है से 1997 तक क्या क्या हुआ, और 2019 जो 2007 से 2016 तक क्या हुआ, इस सब को हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये याद रखना जरूरी है 1992 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है क्लाइमेट चेंज एक्शन के लिए, 1997 बहुत इंपॉर्टेंट है।
और 2016 भी बहुत इंपॉर्टेंट। अब इनके अंदर क्या क्या हुआ वो हम फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करें, इसे रिवाइज करें, और कोई भी इशू आता है या कोई भी प्रॉब्लम है तो वी विल डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट क्लास, प्रोबेबली विच विल बी ऑन सैटरडे अगेन। ठीक है, और जब हम ये क्लाइमेट चेंज एक्शन कर लेंगे तो देन वी विल बी हैविंग ए शॉर्ट MCQ टाइप टेस्ट आल्सो ऑन दैट if time permits, है ना। otherwise I will try to go fast this time so that I can complete the syllabus, overall syllabus. So thank you all of you for attending, though it was after a long while, but all of you came, that's good. Now we will try to be regular in our environment class and try to finish it fast. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay.